हाँ, सो ऑसिलेशंस में लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम देखा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होगी उसका फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगी उसका फॉर्मूला, एंड लास्टली टोटल एनर्जी जो कंजर्व्ड रहेगी, मतलब कि कांस्टेंट रहेगी, उसका भी फॉर्मूला हमने देख लिया था, जिससे हमें पता चला था कि टोटल एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, क्योंकि ओमेगा टी वाला टर्म ही नहीं था उसमें टोटल एनर्जी के टर्म में। ओके, तो वो हमने देखा था। नाउ अभी हमें देखना है सिंपल पेंडुलम। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशंस। ओके, चलो तो सिंपल पेंडुलम डिस्कस करते हैं। पहले तो ये है क्या? तो सिंपल पेंडुलम मतलब सिंपल ही है। कितना सिंपल है कि एक फिक्स्ड एंड है, वहां पर हमने एक छोटी सी स्ट्रिंग ली है और स्ट्रिंग के एंड पर, दूसरे एंड पर स्ट्रिंग का एक हिस्सा तो हमने रिजिड सपोर्ट के साथ, मतलब से सीलिंग और रिजिड सपोर्ट के साथ टाई कर दिया है, और दूसरे एंड पर हमने हमारा मास लटका दिया है, जैसे कि हमारा स्फेरिकल बॉल। ओके, दैट्स इट, ये बन गया पेंडुलम। इसको हम ऐसे करके यहाँ से ऐसे छोड़ देंगे तो वो हो जाएगा। ये ला, ये दिशा लेके आएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा। अगर ये तो 4-5 है, ओके, लेकिन एक ही हो, ऐसा एक ही, तो वो क्या हो जाएगा? ये स्ट्रिंग है हमारी, दिस इज आवर स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग, और ये बॉल है हमारा क्या, डायरेक्टली पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो क्या कहलाएगा? पेंडुलम। ओके, तो ये ऐसे हमने ऐसे करके छोड़ दिया था। चलो देखो खिलौना। ये बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? बंद क्यों हो गया? मतलब उसकी एनर्जी पर्टिकुलरली हमने जो देखो, ये हमने फोर्स किया। ओके, ये हमने फोर्स किया और हमारे फोर्स की वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कंजर्व्ड हो जा रही है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से और ये कोलिजन की वजह से वो एनर्जी वापस सबकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टेबलाइज हो जाएगी। ओके, अंडरस्टूड? और अभी उनके पास फिर कोई एनर्जी रहेगी नहीं। ओके, तो ये सिंपल पेंडुलम आज ही देखने को मिल गया। ओके, ऐसे खेलते रहो। अच्छा, चलो, सो कहने का मीनिंग क्या है? सिंपल पेंडुलम मतलब रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट में एक हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एक एंड रिजिड सपोर्ट के साथ टाई कर दिया गया है और स्ट्रिंग का दूसरा एंड हमारा बॉल और स्फीयर के साथ कनेक्टेड है। इसी को बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। डन? तो ये तो हो गया कि सिंपल पेंडुलम बोलते किसे है। अच्छा, अब यहां से हम उसको से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इस साइड ले जा रहे हैं। तो अगर हम सिंपल पेंडुलम को इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, ओके, तो यहां पर पहुंच गया। अब यहां पर पहुंचने के बाद इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ओके, तो अभी जो हम समझे थे ना कि रिस्टोरिंग फोर्स एंड ऑल, ओके, तो वो सब कंसेप्ट अभी आएगा। तो ये हमारा पेंडुलम है। ओके, ये हमारा पेंडुलम यहां ले गए हम, तो ये ऐसे नीचे जाएगा। ये क्या है हमारा? वेट फोर्स mg। ओके, तो वेट फोर्स mg तो हमेशा कहां लगेगा? डाउनवर्ड। तो ये हमारा वेट फोर्स mg नीचे लग रहा है। अब वेट फोर्स mg देखो, ये हमने कितने एंगल से, यहां से अगर हम एक्सट्रीम एंड पर गए तो ये एंगल कितना बन रहा है? थीटा, विच इज वेरी स्मॉल हमने लिया हुआ है। सो थीटा बहुत कम है, और ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यही मैक्सिमम है। फिर यहां से वापस यहाँ, फिर यहां से यहाँ। ओके, सिंपल पेंडुलम जैसे कि अभी हमने देखा, तो वो फ्रिक्शन की वजह से और कोलिजन की वजह से रुक गया। अगर अकेला होगा, अभी तो हमने बोला कि सर कोलिजन की वजह से वो रुक गया, लेकिन अगर एक ही होता तो कोलिजन होता ही नहीं, तो ज्यादा देर तक चलता, लेकिन वो भी रुक जाता। क्यों रुक जाता? बिकॉज एयर है, तो एयर के फ्रिक्शन लगेगा। मतलब अगर यहाँ मैं पकड़ के रखूं तो थोड़ा ज्यादा देर चलेगा, और ऐसे फैन के नीचे रख के ऐसे करूं ना तो थोड़ा और कम चलेगा। क्यों? क्योंकि एयर का फ्लो आ रहा है, वो उसको रेजिस्ट करेगा। अंडरस्टूड? ओके, सो दैट इज द थिंग। क्या यहां से हमने यहां पर ऑब्जेक्ट को ले आए, और ये इतना हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट y, और ये है हमारा एंगल थीटा। डन? ओके, नाउ अभी इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगेगा? तो अगर ये एंगल थीटा है और ये है हमारा वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अगर ये थीटा है तो ये तो सीधी लाइन है, देखो स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा।
समझ में आ रहा है? अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। क्यों? ये वर्टिकल के साथ ये एंगल है तो ये भी वर्टिकल के साथ ही एंगल है। अगर तुम्हें ड्रॉ करना हो तो तुम ऐसे वो जेड बनाना हो तो जेड भी ऐसे बना सकते हो कि से ऐसे, ओके। और मतलब ऐसे जेड बनाना पड़ेगा, सॉरी ऐसे, डन, ओके। तो कहने का मीनिंग ये है कि पर्टिकुलर ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे जेड के। समझ में आ रहा है? यहाँ ये एंगल जो बन रहा है ये एंगल, ओके, तो ये एंगल है और ये एंगल है, तो ये दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे? सेम। जैसे कि हम ऐसा बोलते हैं ना कि यहाँ से ये मेरा एंगल है सपोज थीटा, ओके, ये मेरा एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना? थीटा। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल लाइन में यहाँ ड्रॉ कर दूं तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन तो पैरेलल है। तो यहाँ पर भी तो मैं वही कर रहा हूँ कि ये एक मेरी y एक्सिस है, उसी के पैरेलल मैंने y एक्सिस दूसरी ड्रॉ कर दी, तो यहाँ जो इंटरसेक्ट कर रही है उसी को मैं अगर आगे बढ़ाऊं, एक्सटेंड करूं, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। सिंपल है, डन। तो यहाँ पर भी देखो ये एंगल और ये एंगल डायरेक्टली z तो यहाँ बनेगा, ओके। z तुम अगर देखने जाओगे तो z कहाँ बनेगा? ये और ये एंगल z बनेगा, लेकिन वो भी सेम हो जाएगा। क्यों? ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ऐसे क्रॉस बने तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं ना, तो ये इसके जितना और ये फिर z बन गया तो उसके जितना, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, वो सब तो हमें पता ही। अंडरस्टूड? किसी को डाउट तो नहीं है थीटा कहां से आ गया? अच्छा, अब ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये हमारा एंगल आ गया थीटा। नाउ ये एंगल थीटा है और हमें नीचे हमारा फोर्स लग रहा है, वेट फोर्स mg, ओके। तो वेट फोर्स mg ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और ये थीटा है। तो देखो यहां से मैं दो कंपोनेंट निकाल रहा हूं, जैसे वेक्टर के हम निकालते थे, ओके। ऐसे अगर हमारा कोई वेक्टर v है और ये एंगल थीटा है तो हम क्या करते थे, ये वेक्टर हो जाएगा v cos थीटा और यहां से यहां ले लेंगे और ये हो जाएगा v sin थीटा, डन। तो वैसे ही मेरा ये है, यहाँ पर जो है वो है मेरा थीटा वाला कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा मेरा पर्टिकुलरली, ये mg था ना, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये वाला हो जाएगा mg sin थीटा, एंगल वाला cos थीटा होगा। सिंपल, यहाँ तक का समझ में है? अब ये दो फोर्स लग रहे हैं, मतलब मेरा जो एक ही फोर्स लग रहा था, वेट फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, उसके मैंने कंपोनेंट ले लिए, ओके। तो उसके मैंने दो कंपोनेंट ले लिए। एक कंपोनेंट है mg cos थीटा जो स्ट्रिंग की ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो फोर्स की वजह से क्या होगा, ये एक फोर्स है, mg cos थीटा क्या है? एक फोर्स, क्योंकि mg भी क्या था? फोर्स, वेट फोर्स ही था ना, तो mg फोर्स था तो mg cos थीटा भी फोर्स ही है। तो ये फोर्स क्या कर रहा है, ये जो स्ट्रिंग है उसको टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन इन द सेंस खींच रहा है, डन, ओके। दो टाइप के फोर्स हम देखे थे, पुल और पुश, तो ये क्या कर रहा है, उसको पुल कर रहा है, ये एंड है, ये ऐसे स्ट्रिंग है तो उसको ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, ओके। तो ये टेंशन प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, तो ये mg cos थीटा क्या कर रहा है? टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, वो लिखना है तुम्हें थियरी में पूछे तो। और ये वाला है हमारा mg sin थीटा, ओके। तो हमारा जो रीस्टोरिंग फोर्स है, चलो तुम ही एज्यूम करो, जो रीस्टोरिंग फोर्स मतलब क्या, हमारी मीन पोजीशन पर जो वापस लेके आ जाए, जैसे कि हमने स्प्रिंग ऑब्जेक्ट डिस्कस किया था, ओके। जैसे कि यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग है और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये उसकी मीन पोजीशन है, इसको हमने खींच लिया, तो इसको हमने इस डायरेक्शन में खींचा, तो जो फोर्स उसको अपने मीन पोजीशन पर लेके आए उसी को रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। तो हमने डिस्प्लेसमेंट इधर किया और स्प्रिंग में फोर्स जनरेट होगा इस साइड, तो इसलिए हमने लिखा था F इज इक्वल्स टू माइनस ky, याद आया? तो वैसे ही यहाँ पर दो फोर्स है, mg cos थीटा और mg sin थीटा। क्या लग रहा है, दोनों में से कौन सा रीस्टोरिंग फोर्स होगा? mg sin थीटा होगा, क्योंकि mg cos थीटा तो क्या है, टेंशन फोर्स है, ओके। तो वो क्या करेगा, टेंशन फोर्स क्या करेगा, टेंशन फोर्स स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा देगा। टेंशन फोर्स लग रहा है और वहां इसका भी मास होगा ना, तो वो क्या करेगा, mg उसका वेट है, ओके। तो उसको जो डायरेक्शन में लग रहा है, तो स्ट्रिंग की लेंथ थोड़ी सी, जैसे हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में पढ़ा था कि थोड़ी बहुत डेल्टा एल तो थोड़ा बहुत तो इंक्रीज हो ही जाएगा, भले ही वो mm में हो या भले ही वो माइक्रोमीटर में हो या नैनोमीटर में, लेकिन थोड़ा तो हो जाएगा, खींच जाएगा, ओरिजिनल तो रहेगा नहीं, ओके। उसके लिए हमें स्टेटिस्टिकल पढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब से माइक्रो लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। मोटा मोटा तुम्हें लगे ऐसे लटकाया हुआ था, हाँ, तो अभी भी लेंथ तो देखो 10 सेंटीमीटर थी, अभी भी 10 सेंटीमीटर ही है, नहीं, अगर mm में देखो तो पहले थी 10.4 सपोज और अभी हो गई है 10.9,
तो मोटा मोटा हम बोल रहे 10 सेंटीमीटर, लेकिन 0.5 सेंटीमीटर का अंदर डिफरेंस आ गया है वैसे। ओके, तो जो मोटा मोटा स्टडी कर रहे हैं हम उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक स्टडी, और जो डिटेल्ड लेवल पर करते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ओके चलो, सो mg sin थीटा होगा रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट यहां गया तो पेंडुलम को वापस अपनी मेन पोजीशन पर लाने के लिए ये फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा, यही है ना वो डायरेक्शन में फोर्स, तो ये फोर्स लगेगा और यही फोर्स है हमारा क्या, रिस्टोरिंग फोर्स। समझ में आया इतना? तो mg sin थीटा हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है, जिसकी वजह से हमारा पेंडुलम वापस अपनी मेन पोजीशन पर आ जाएगा। सिंपल। ओके डन। तो हमारा जो फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू माइनस के वाई, उसी के अकॉर्डिंगली हम लिख देते हैं F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, डायरेक्टली ये K क्या था, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट था, और ये Y क्या था, डिस्प्लेसमेंट, और F क्या है हमारा रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स अगर हम फोर्स की बात करें तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा, mg sin थीटा लगेगा। तो हमने लिख दिया माइनस mg sin थीटा। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है y डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, दैट्स व्हाई माइनस। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस mg sin थीटा। इतना समझ में आ गया? ओके चलो, तो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है माइनस mg sin थीटा। नाउ आगे, अगर ये एंगल छोटा है, ये एंगल जो थीटा है वो छोटा एंगल हो, तो स्मॉल एंगल के लिए याद रखना, अभी भी और 12th में भी, पूरे के पूरे फिजिक्स में, ओके, अगर एंगल स्मॉल है तो हम थीटा को साइन थीटा भी ले सकते हैं और साइन थीटा को टेन थीटा भी ले सकते हैं। फिर से, अगर एंगल एंगल छोटा हो तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। अप्रोक्सीमेटली नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली हम सेम ले सकते हैं। जैसे कि तुम ग्रेविटी को नहीं 9.8 की जगह 10 ले लेते हो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए, ओके, वैसे ही अगर एंगल छोटा है कब ले सकते हो, व्हेन एंगल इज स्मॉल। तो व्हेन एंगल इज स्मॉल यू कैन टेक tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, और उसका उल्टा भी, थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। डन। ओके, जब एंगल स्मॉल हो तब। तो यहां पर हम एंगल स्मॉल ले रहे हैं, सो थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो यहाँ पर हमारा साइन थीटा है तो उसको हम थीटा लिख सकते हैं। डन। ओके, तो ये हो गया हमारा माइनस mg थीटा। डन। ओके, ये माइनस mg थीटा, देखो ये आगे वाले जो चैप्टर्स में हमने फॉर्मूला यूज किया था डायरेक्टली, वो फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं। ओके, तो अभी वो फॉर्मूला आएगा जो तुम मॉडल एनालिसिस में पढ़े थे ना, एमएलटी में, एमएलटी, ओके, डायमेंशन एनालिसिस, तो उसमें यही फॉर्मूला यूज किया था, तो वो हम डिराइव करने जा रहे हैं, अभी डिराइव हो जाएगा। देखो, तो ये हमारा रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला गया माइनस mg थीटा। ओके, अब हमारा ये जो थीटा है, थीटा, ओके, तो होता क्या है सर्कुलर मोशन के लिए, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला है, हमें पता है मैथ्स का सिंपल फॉर्मूला। ओके, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, मतलब ऐसे गोल भी अगर तुम घूम रहे हो तो यहां से यहां का ये जो एंगल है ये कितना होगा, ये आर्क जितनी होगी उतने, और ये रेडियस जितनी होगी उसका रेशियो, आर्क अपॉन रेडियस, तो ये तुम्हें एंगल मिल जाएगा। तो वैसे ही ये एंगल कैसे मिलेगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वही मेरा क्या है, आर्क। जो डिस्प्लेसमेंट है वही क्या है, मेरा आर्क। और रेडियस, रेडियस मतलब ये जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है वो है हमारी क्या, रेडियस। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या बन जाएगा, एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क मतलब से डिस्प्लेसमेंट y अपॉन रेडियस से l। डन। फॉर्मूला याद रह गया, याद रहे ना रहे लिखते जाना। ओके, सो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, लिखते जाओगे तो याद रह ही जाएगा। अच्छा, नाउ एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो हम थीटा की वैल्यू आर्क अपॉन रेडियस से निकालकर वहां रख देते हैं। ये जो थीटा की वैल्यू लगाई हमने y बाई एल, वो लगा देते हैं, तो माइनस mg थीटा की जगह लिख दिया y बाई एल। डन। नाउ आगे, ये तो हमारा मेन फॉर्मूला जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, f इज इक्वल्स टू माइनस के वाई। डन। अब कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस की जगह माइनस है, f की जगह f है और y की जगह y है, तो k की वैल्यू क्या मिली, इतनी मिली, माइनस की जगह माइनस, f की जगह f, इक्वल टू की जगह इक्वल टू और y की जगह y, तो k की वैल्यू क्या मिली, mg बाई l मिली।
तो यहां से हमारा के क्या आ गया, mg बाई एल। के क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। अच्छा, तो के की वैल्यू आ गई। अब हमें टी का ये फॉर्मूला तो पता ही है, ये तो हमने पहले यूज किया है ये चैप्टर में, याद आया। टी का हमारा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के वाला फॉर्मूला तो हमें पता ही है ना। कहां से आया था ये, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी था, याद है। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी था, तो टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। डन। और फिर ओमेगा की वैल्यू तुम पुट करोगे के और एम के टर्म में, तो ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। अंडरस्टूड, याद है ना। ओके, सो टी का ये फॉर्मूला 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के, ये तो हमें पता ही है। अब इसमें हम के की वैल्यू जो अभी ढूंढी वो लिख देंगे। सो 2 पाई एम की जगह एम, और के की वैल्यू क्या ढूंढी, एम जी बाई एल, तो एम जी बाई एल, तो ये एम और एम कट हो गया तो जी बाई एल, ये एल ऊपर चला जाएगा तो 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। जो हम बोल रहे थे, मतलब देखो फिजिक्स हमने स्टार्ट किया था तब फॉर्मूला पढ़ा था, फिजिक्स खत्म होने आया है 11th का, तब जाके हमने उसको डिराइव किया है। ओके, तो ये डेरिवेशन के तौर पे भी पूछ सकते हैं, एज अ थियरी, एज अ न्यूमेरिकल, कुछ भी करके ये पूछ सकते हैं। क्या टाइम पीरियड, यहाँ पे सिंपल पेंडुलम तो हम समझ, सिंपल पेंडुलम मतलब स्ट्रिंग है, एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा एंड पे हमारा बॉल लटकाया हुआ है, स्फीयर लटकाया हुआ है और वो ऑसिलेट हो रहा है, दैट इज सिंपल पेंडुलम। तो उसका क्या, तो उसका ये सब क्यों किया झंझट, ये झंझट टाइम पीरियड निकालने के लिए किया। टाइम पीरियड निकालने के लिए मतलब टाइम, व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशंस। तो यहां से अगर मीन पोजीशन से या पर्टिकुलरली एक एक्सट्रीम से स्टार्ट करूं, तो एक एक्सट्रीम से मैंने इसको छोड़ा, ओके ये रहा अपना, ओके तो एक ही है ऐसा, यहाँ पे 5-5 है लेकिन एक ही है, ये लोग कहीं पे जा सकते हैं क्या, तुम लोग खड़े रहो। हाँ, तो से ये एक ही है, ओके अभी इसको मैंने ये देखो जा रहा है, ओके कंटिन्यूअसली। तो कहने का मीनिंग क्या है, ये उसका एक्सट्रीम है, अब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया, अभी ये गया और आया, देखो 0.1 सेकेंड भी नहीं होगा, उससे भी छोटा होगा। ओके, अभी थोड़ा कम फोर्स लगाते, यहां से छोड़ता हूं, देखो हाँ छोड़ा, एक देखो छोड़ा, बस ये हो गई 1 साइकिल, इतने में ही हो गई 1 साइकिल। मतलब सोचो तुम 1 सेकेंड में ये कितनी बार ऑसिलेट हो रहा होगा, मतलब वो उसकी क्या है, 1 सेकेंड में सपोज ऐसे समझो 20 बार ऑसिलेट हो रहा है, 20 साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो वो उसकी क्या है, वो उसकी क्या है, ऐसा बोल रहा हूं मैं, फ्रीक्वेंसी है, करेक्ट, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट हो रहा है वो, और टाइम पीरियड इज नथिंग बट एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है वो, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। t इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ, एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई टी। ओके अंडरस्टूड। ये देखो, ये जितना तुम दूर ले जाओगे उतना साइकिल कंप्लीट करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम। ये देखो यहां से हो गया कंप्लीट और यहां से थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, अंडरस्टूड। ये टूट जाए उससे पहले मैं रख देता हूँ, देखा देखा संक्रांति हो गई यहाँ, वो तो हो जाएगा वैसे, निर्भय तुम कर देना, ठीक है। हाँ ये भाई सब निकल गए सर, ये क्या कर रहे हो क्लास के बीच में नहीं पूरा जो 3 तो आ गए इसको रखना पड़ेगा रे। हाँ मेरे को छोटे बच्चे की तरह हो गया। यहाँ पे एक क्रॉस है, ओके वो कर देना, इजी है वो, कुछ नहीं ना, वो तो नहीं कर
करेगी? नहीं, मुझे चाहिए ऐसा। ओके, हो गया डन। हाँ चलो, ये समझ में आ गया। यस। ओके, क्या समझा हमने? यहाँ पर हमने सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड डिराइव किया। पहले से फिर से एक बार क्विक रिवीजन। सिंपल पेंडुलम एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में एक एंड फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट पर हमने टाई कर दिया है और दूसरे एंड पे हमारा पेंडुलम मतलब बॉल रख दिया है और उसको हम एक फिक्स्ड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे रहे हैं। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है? ये डिफ्लेक्शन जो है वही है हमारा से डिफ्लेक्शन y। तो ये हमारा हो गया डिफ्लेक्शन y और यहाँ से हम कितने एंगल पर गए? वो एंगल है थीटा। यहाँ से मैं ये एंगल पे गया तो ये एंगल है थीटा, ये एंगल पे गया तो ये इतना एंगल है थीटा। ओके, तो ये थीटा हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर अभी कितने फोर्स लग रहे हैं? तो मैंने तो ऐसे किया, मैंने जब ऐसे किया तब उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसके ऊपर वेट फोर्स उसका नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो उसके दो कंपोनेंट, तो थीटा वाला कंपोनेंट cos थीटा mg cos थीटा और ऑपोजिट वाला mg sin थीटा। mg cos थीटा का काम क्या है? वो टेंशन प्रोड्यूस करता है स्ट्रिंग में। ओके, और mg sin थीटा वो तो रिस्टोरिंग फोर्स है। क्यों? वो क्या जरूरी है? वो जरूरी है, वो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाएगा टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट एट इट्स मीन पोजीशन बैक। ओके, तो वो आ जाएगा। अच्छा, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा है। माइनस इसलिए क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है रिस्टोरिंग फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस mg sin थीटा। नाउ फॉर स्मॉल एंगल थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर sin थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। तो f इज इक्वल टू माइनस mg थीटा। नाउ थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क मतलब y और आर्क मतलब y और रेडियस मतलब l। तो थीटा के लिए हम लिख सकते हैं क्या? y बाई एल। तो थीटा के लिए लिख दिया हमने y बाई एल। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। उसको हमने, ये कौन सा था? ये लीनियर के लिए था। ये कौन सा है? हमारा लीनियर एसएचएम। और अभी हमने ये कौन सा किया? एंगुलर एसएचएम। तो एंगुलर एसएचएम के लिए हमारा आया फॉर्मूला माइनस एम जी वाई बाई एल और माइनस के वाई किसके लिए फॉर्मूला था? लीनियर एसएचएम के लिए था। तो तुमने ये पूछा नहीं तो मैं बता देता हूं। ये हमने एक का कंपैरिजन, मतलब एंगुलर एसएचएम के रिस्टोरिंग फोर्स का कंपैरिजन हमने लीनियर एसएचएम के फोर्स के साथ किया। वो इसलिए किया क्योंकि अगर ये एंगल छोटा होगा तो ये जो कर्व है ना वो एक्चुअली कर्व ना रह के स्ट्रेट लाइन ही होगी। अंडरस्टूड? जब ये एंगल छोटा होगा तो जैसे कि हम अर्थ की सरफेस पर अभी खड़े हुए हैं, तो कभी भी हम चलते हैं तो हमें लगता है कि हम कर्व पे खड़े हैं या कर्व पे भाग रहे हैं या कर्व पे गाड़ी चला रहे हैं। नहीं, क्योंकि अर्थ इतनी बड़ी है कि जितने भी पोर्शन पे हम रहेंगे ना हमें तो फ्लैट ही लगेगा। अंडरस्टूड? वैसे जैसे कि ये हमारा अर्थ है तो हम यहाँ खड़े होंगे, यहाँ से गाड़ी घुमाओगे तो गिर जाओगे तुम। अरे नहीं गिरोगे, क्यों? क्योंकि जूम इन जूम करते जाओगे ना तो ऐसे फ्लैट ही मिलेगा तुम्हें। अंडरस्टूड? तो वैसे ये एंगल छोटा है और छोटे एंगल के लिए ये जब ऐसे कर्व बनेगा ना, ओके, तो एक्चुअली कर्व बनेगा ही नहीं, वो स्ट्रेट लाइन ऐसे ही बनेगा ऐसे। ओके, तो स्ट्रेट लाइन मतलब वो लीनियर एसएचएम ही होगा, टू एंड फ्रो वाला। तो फिर ये एंगुलर कब बनेगा? अगर ये तुम्हारा एंगल बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा, ये हमने क्या लिया हुआ है? स्मॉल। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तब तुम्हें एंगुलर एसएचएम ही लेना पड़ेगा, तब रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला यही रहेगा। अंडरस्टूड? तो अभी हमने कंपेयर किया हुआ है लीनियर एसएचएम के रिस्टोरिंग फोर्स को एंगुलर एसएचएम के रिस्टोरिंग फोर्स के साथ। अंडरस्टूड? क्यों और कब कर सकते हैं? हम टाइम पीरियड निकालने के लिए कर रहे हैं क्यू का आंसर। और कब कर सकते हैं? जब तुम्हारा एंगल छोटा हो। तो जब हमारा एंगल छोटा हो तब हम एंगुलर एसएचएम को लीनियर एसएचएम कंसीडर कर सकते हैं, जब एंगल छोटा हो तब। जब एंगल बड़ा हो, जैसे फनफेयर में हम वो बोट में बैठते हैं तो इतना ऊपर जाता है, फिर वापस इतना ऊपर, एसएल वर्ड में जाओगे तो पूरा गोल गोल वाला भी होगा, तो वो फिर क्या है? वो एंगुलर एसएचएम ही लेना है, फिर वहां पे हम लीनियर नहीं ले सकते। अंडरस्टूड? सिंपल है। तो अब फिर हमने कंपेयर किया, के की वैल्यू मिल गई, टी का फॉर्मूला ये हमें पता था, उसमें के की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा फॉर्मूला आ गया टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। ओके, वेयर, तो अभी कोई बोले कि भाई टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो टाइम पीरियड ये तो कांस्टेंट है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंडेंट है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंडेंट है। अंडरस्टूड? क्या थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है? देख, नहीं है। क्या डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं है।
नहीं तो हम क्या सोचेंगे, एक बड़ा ले लिया, मतलब एक ज्यादा एंगल पे रख दिया, एक छोटे एंगल पे रख दिया, ओके, तो क्या होगा, अलग अलग होगा। नहीं, ज्यादा एंगल और छोटा एंगल, एंगल तो है ही नहीं यहाँ पे, थीटा तो है ही नहीं, या ज्यादा डिस्प्लेसमेंट और कम डिस्प्लेसमेंट वो तो है ही नहीं यहाँ पर। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का फर्क पड़ेगा कि अगर तुम्हारी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दोनों पेंडुलम में सेम है, दो पेंडुलम है, दोनों पेंडुलम में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सेम है और एक ही जगह पे रखा हुआ है, मतलब ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम ही लगेगी दोनों पे, तो होगा क्या, तो अगर सेम लेंथ का है तो पेंडुलम का टाइम पीरियड सेम होगा। टाइम पीरियड सेम होगा का मीनिंग क्या है, टाइम पीरियड सेम होगा का मीनिंग ये है कि एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए सबको सेम टाइम, दोनों को सेम टाइम लगेगा। इसको 1 सेकंड लग रहा है तो इसको भी 1 सेकंड ही लग रहा है। अंडरस्टूड। जैसे कि आपस हमारा यही एग्जांपल, ओके, तो देखो इसमें लेंथ ऑफ द ये जो स्ट्रिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है। देखो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सेम है ना। अगर एग्जैक्ट सामने खड़े रहोगे तो तुम्हें 5 दिखेगी नहीं, एक ही वी दिखेगा, 5 वी नहीं दिखेंगे। ये जो वी दिख रहा है वो 5 नहीं दिखेंगे, एक ही दिखेगा जब सामने से देखोगे, एग्जैक्ट सामने से। तो ओके, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, कांस्टेंट है सबके लिए, और जी भी क्या है, कांस्टेंट है। तो मतलब फिर ये सबका जो साइकिल का जो मतलब टाइम पीरियड है, 1 साइकिल के लिए जो टाइम लगेगा वही है हमारा टाइम पीरियड, तो सबका क्या हो जाएगा, सेम। फिर मैं इसको ऐसे दूर तक ले जाऊं और दूसरे वाले को थोड़ा ही ले जाऊं तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं। अंडरस्टूड, ओके, हाँ चलो। तो और फर्क कहां पड़ेगा वो अभी आगे हम देखेंगे। डिफरेंट केस के लिए ये जो जी है ना उसकी वैल्यू डिफरेंट लेते हैं हम। जी की वैल्यू डिफरेंट नहीं लेते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है तो यही फॉर्मूला होगा। लेकिन दूसरा कोई एक्सेलरेशन भी है तुम्हारे पास, तुम्हारे सिस्टम में दूसरा कोई एक्सेलरेशन भी है तो उसे बोलते हैं इफेक्टिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एक्सेलरेशन। इफेक्टिव एक्सेलरेशन मतलब क्या, अभी सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन ऐसा समझो कि पेंडुलम को मैंने लिफ्ट में ले गया, ये पेंडुलम लेके मैं लिफ्ट में चला गया। अब लिफ्ट में भी जी तो लगेगा ही, लेकिन लिफ्ट तो आगे ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, तो लिफ्ट के पास तो एक्सेलरेशन होगा। अगर लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन है तो यहां पर इफेक्टिव एक्सेलरेशन कौन सा हो जाएगा, जी तो है ही, हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है ही, साथ साथ में जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है वो भी यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तुम पेंडुलम लेके गाड़ी पे चले गए तो तुम्हारी गाड़ी का भी एक्सेलरेशन होगा, वो भी यहां पर पुट करना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चन पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो जो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, और नया फॉर्मूला नहीं है, यही फॉर्मूला है, थोड़ा बहुत अपडेट होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। लेकिन इतना समझ में आ गया, अभी स्कूल के लिए तो इतना काफी है, लेकिन अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा ही है। अंडरस्टूड। तो ये था हमारा सिंपल पेंडुलम, डन, ओके। हाँ, तो नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम इन डिफरेंट कंडीशंस, जो मैं अभी बता रहा था।